हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए सेकंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीति तथा प्रशासनिक संरचना। फ्रेंड, हमने आपको पिछले वीडियो में आपको भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ाया था और आज हम आपको पढ़ाएंगे राज्य का निर्वाचन आयोग। चलिए इसको शुरू करते हैं। राज्य का निर्वाचन आयोग, और जो राज्य का निर्वाचन आयोग होता है तो इसकी व्यवस्था हमारे भारतीय संविधान में की गई है। तो भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। ऐसे ही राज्यों के स्तर पर राज्यों में जो स्थानीय निकाय होते हैं तो उनका चुनाव कराने के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। ठीक है फ्रेंड, तो जो भारत का या हमारे राज्यों का जो निर्वाचन आयोग होता है तो यह भी एक कैसी संस्था है, तो यह एक संवैधानिक संस्था है। ये आपको ध्यान रखना है। तो संवैधानिक निकाय का अर्थ क्या होता है कि इसका हमारे भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में इसका प्रावधान किया गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसलिए इसे संवैधानिक निकाय कहते हैं। इसके बाद फिर हमारे भारत में स्थानीय निकाय या स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता मिल जाने के बाद यह अस्तित्व में आया था। अब यहाँ पर जो स्थानीय स्वशासन है इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है कि हमारे भारत में स्थानीय स्तर पर जो निकाय या जो संस्थाएं काम करती है उसे स्थानीय स्वशासन के नाम से जानते हैं। अब जो स्थानीय स्वशासन होता है तो इसे दो पार्ट में बांटा जाता है। तो इसके दो प्रकार कौन कौन से हो जाते हैं, तो एक तो हो जाता है इसमें पंचायती राज और दूसरा हो जाता है इसमें नगरीय निकाय। ठीक है, जो पंचायती राज होता है उसी को ग्रामीण सरकार कहा जाता है और जो नगरीय निकाय होते हैं तो नगरीय निकाय को हम इस नगरीय स्वशासन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब जो ग्रामीण सरकार होती है, पंचायती राज होता है, इसके तीन प्रकार हो जाते हैं, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। ऐसे ही जो नगरीय निकाय होते हैं तो नगरीय निकाय वैसे तो 8 प्रकार के होते हैं, परंतु मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के अलावा जो अन्य राज्य होते हैं उसमें 3 प्रकार के नगरीय निकाय होते हैं, जिसमें नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतें होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे भारत में संविधान में इनका स्पष्ट वर्णन किया गया है। तो हम देखते हैं कि हमारे भारत में 73वां संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के तहत इनका हमारे भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब जो संविधान का भाग 9 होता है तो संविधान के भाग 9 में पंचायती राज का प्रावधान है और संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक इनका प्रावधान किया गया है। इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें अनुच्छेद 243 का के, ठीक है, तो अनुच्छेद 243 का खंड के तहत हमारे राज्य में ये चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है। तो इसमें जो ग्राम पंचायतों के चुनाव होते हैं, जनपद पंचायत और जिला पंचायतों के चुनाव होते हैं, तो इनका चुनाव कराने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड के में इनका प्रावधान किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद फिर इसे पंचायतों के सभी निर्वाचन या सभी चुनाव कराने के लिए इसे अधिकार दिया गया है और पंचायतों से संबंधित जो मतदाता की नामावली होती है, निर्वाचन नामावली होती है, इसे तैयार करने का अधिकार भी इसे दिया गया है तथा चुनाव का संचालन करना, उसका अधीक्षण करना, निर्देशन करना और उसके नियंत्रण करने की शक्ति भी इस राज्य के निर्वाचन आयोग को दी गई है। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद फिर देखिए इसमें आगे, तो अगला आ जाता है नगर पालिकाओं का चुनाव कौन कराता है, तो नगर पालिका का चुनाव भी हमारे राज्य का निर्वाचन आयोग ही करवाता है। ठीक है, और इसका प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में कहाँ पर किया गया है, तो भारतीय संविधान के भाग 9 के खंड क के अनुच्छेद 243 के खंड ZA में इसका प्रावधान किया गया है और यह निर्वाचन आयोग नगर पालिकाओं का चुनाव संपन्न कराता है। ठीक है, इसके बाद फिर इस राज्य के निर्वाचन आयोग को शक्तियां दी गई है कि वह इनका चुनाव संपन्न कराए, इनका अधीक्षण करे और इनका निर्देशन का कार्य भी करे। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। और यहाँ पर जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है तो इसमें निर्वाचन आयुक्त होता है और इस निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इनकी नियुक्ति हमारे राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। ठीक है, अब इसके बाद में फिर इनकी सेवा शर्तें क्या होती हैं, तो जो राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त होते हैं
इनकी सेवा शर्तें देखिए यहाँ पर, तो इनकी सेवा शर्तें और इनकी पदावधि, ये आपको ध्यान रखना है कि जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है इसके आयुक्त की सेवा शर्तें और इनकी पदावधि का निर्धारण राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड, और जो राज्य के निर्वाचन आयुक्त होते हैं इनकी जब नियुक्ति हो जाती है तो नियुक्ति के पश्चात इनके सेवा शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनाव से संबंधित या इनके चुनाव के संबंध में सभी विषयों पर विधि बनाने का अधिकार या कानून बनाने का अधिकार ये हमारे राज्य के विधानमंडल को दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ ये है कि हमारे भारत में जितने भी राज्य हैं इन राज्यों में जब पंचायतों का चुनाव करवाया जाता है या नगर पालिकाओं का चुनाव करवाया जाता है और इनके चुनाव में कोई सुधार करना हो, कोई परिवर्तन करना हो, तो इसके परिवर्तन करने का अधिकार, संशोधन का अधिकार किसे दिया गया है, तो संशोधन करने का अधिकार राज्य के जो विधानमंडल होते हैं उन्हें यह अधिकार दिया गया है। अब राज्य का विधानमंडल ये क्या होता है फ्रेंड, इसमें कौन कौन होते हैं, तो राज्य के विधानमंडल में राज्य की विधानसभा, विधान परिषद और हमारे राज्यपाल होते हैं। और जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं होती है उन राज्यों में विधानसभा और हमारे राज्य के राज्यपाल इसमें सम्मिलित होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। तो हमारा विधानमंडल, जो राज्यों का विधानमंडल होता है, यह पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव से संबंधित परिवर्तन कर सकता है या कोई संशोधन कर सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में जो राज्य का निर्वाचन आयोग होता है इसमें जो चुनाव आयुक्त होते हैं इनको कैसे हटाया जाता है। ठीक है, तो इनके हटाने की प्रक्रिया क्या है ये देखिए इसमें आगे। तो इनके हटाने की प्रक्रिया हम देखते हैं कि जो राज्य का निर्वाचन आयुक्त होता है इसको उसी आधार पर और उसी प्रक्रिया से इनके पद से हटाया जा सकता है जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई है। तो जो राज्यों के उच्च न्यायालय होते हैं उनके न्यायाधीशों को जिस प्रक्रिया से हटाया जाता है उसी प्रक्रिया से इन्हें भी हटाया जाएगा। ठीक है, अर्थात उन्हें दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर हटाया जाएगा। तो दुर्व्यवहार का मतलब क्या हो जाएगा कि जब ये गलत व्यवहार में पाए जाते हैं। ठीक है, तो गलत व्यवहार में यदि निर्वाचन आयुक्त पाए जाते हैं तो इन्हें हटा दिया जाएगा। या फिर अक्षमता में पाए जाएं, अक्षमता मतलब कोई कार्य करने में सक्षम नहीं होते, तो जब ये कार्य करने में सक्षम नहीं होंगे तो इसी आधार पर इन्हें हटाया जाएगा। हटाएगा कौन इन्हें, तो इन्हें हटाने के लिए प्रक्रिया होती है। जैसे हमारे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया रखी गई है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटाता है, तो इसके लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाता है। ठीक है, तो दोनों सदनों मतलब तो हमारी संसद के दो सदन होते हैं। तो संसद के दो सदन कौन कौन से हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तो इन दोनों ही सदनों में विशेष बहुमत से, ठीक है, विशेष बहुमत मतलब उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यदि यह संकल्प पारित कर दिया जाता है तो हमारे राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें राज्य के निर्वाचन आयुक्त के इन्हें पद से हटाया जा सकता है या इन्हें हटा दिया जाता है। ठीक है, तो हमारे राष्ट्रपति इनकी खुद की इच्छा से इन्हें नहीं हटा सकते, संसद में दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत से यह संकल्प पारित होना आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए इसमें आगे फ्रेंड, तो जो निर्वाचन आयोग या जो निर्वाचन होता है, तो निर्वाचन के दौरान आयोग के अनुरोध पर राज्यपाल उतनी संख्या में कर्मचारी उपलब्ध कराता है जितने उसे अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए आवश्यक होता है। तो आपने देखा होगा कि जब चुनाव होता है हमारे मध्य प्रदेश में या हमारे उत्तर प्रदेश में या हमारे भारत के किसी भी राज्य में, ठीक है, तो जब राज्यों में चुनाव होता है तो जो निर्वाचन आयुक्त होता है यह हमारे राज्य के राज्यपाल से यह सिफारिश करता है कि हमें इतने कर्मचारियों की आवश्यकता है। ठीक है, तो फिर उनकी आवश्यकता के अनुसार हमारे राज्यपाल उन्हें कर्मचारी उपलब्ध कराते हैं और चुनाव को संपन्न कराया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इसमें हमारे मध्य प्रदेश का निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का निर्वाचन आयोग, इसका गठन कब किया गया था, तो इसे आपको ध्यान रखना है। तो मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयोग, इसका गठन 1 फरवरी 1994 को किया गया था, 1994 को। ठीक है फ्रेंड, तो आपको याद रखना है। इससे हमारे
मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग से आपसे 3 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर 3 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश का निर्वाचन आयोग, तो यहाँ पर हमने आपको जो लिस्ट बनाकर दिखाई है बस ऐसा का ऐसा आपको लिखना है 3 नंबर में। और 5 नंबर में अगर पूछ रहा है तो ये आपको लिखना है, और इससे पहले हमने आपको जो बताया है ये आपको लिखना होगा। ठीक है, अब इसके बाद में जो मध्य प्रदेश का निर्वाचन आयोग होता है इसका मुख्यालय कहाँ पर है फ्रेंड? तो इसका मुख्यालय होता है भोपाल में। ठीक है, इसके बाद फिर जो मध्य प्रदेश का निर्वाचन आयोग होता है तो इसका हमारे भारतीय संविधान में कहाँ पर प्रावधान किया गया है? तो इसका जो संवैधानिक प्रावधान होता है वह अनुच्छेद 243 का खंड के और खंड ZA में इसका प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पर हमने ये 2 क्यों लिखे हैं, 2 पार्ट इसके, 2 खंड क्यों लिखे हैं, के और ZA? इसका मतलब ये होता है कि जो पंचायतें होती हैं तो पंचायतों का चुनाव कराने के लिए हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का खंड के इसमें प्रावधान किया गया है। और जो नगर पालिकाएं होती है तो नगरीय प्रशासन या नगरीय स्वशासन का चुनाव कराने के लिए, नगरीय निकायों का चुनाव कराने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड ZA में इसका प्रावधान किया है। इसलिए हम यहाँ पर 2 पार्ट इसके लिख रहे हैं। तो आप इसमें परेशान नहीं होना है, आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 243 के खंड के में किसका प्रावधान है? तो ग्राम पंचायतों का चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग का प्रावधान है, और नगर पालिकाओं या नगरीय निकायों का चुनाव कराने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड ZA में प्रावधान किया गया है। ये आपको याद रखना है। तो 3 नंबर में भी आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद फिर इसमें पदाधिकारी कौन होते हैं? तो इसके पदाधिकारी जो राज्य का निर्वाचन आयुक्त होता है यह इसका पदाधिकारी होता है। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। तो राज्य में राज्य निर्वाचन आयुक्त या राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी इसे कहा जाता है। ठीक है, और ये हमारे राज्य के स्तर पर कार्य करते हैं, राज्य के स्तर पर चुनाव को संपन्न कराने का कार्य करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर जो राज्य का निर्वाचन आयुक्त होता है इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो इनकी नियुक्ति और इनकी शपथ हमारे राज्यपाल के द्वारा संपन्न होती है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब जो राज्य का निर्वाचन आयुक्त होता है इसकी नियुक्ति हमारे राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और इन्हें शपथ भी कौन दिलाता है? तो इन्हें शपथ भी हमारे राज्यपाल दिलाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। और इसके बाद फिर ये जो मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक है, इसके बाद इन्हें वेतन प्राप्ति कहाँ से होती है? तो इन्हें वेतन प्राप्ति हमारे राज्य की संचित निधि से होती है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। अब इसके बाद फिर देखिए इसमें आगे, तो आगे देखिए इसमें हमारे मध्य प्रदेश में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो मध्य प्रदेश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त का नाम आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये थे श्री NB लोहानी, ये मध्य प्रदेश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। फिर इसके बाद में वर्तमान निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो वर्तमान निर्वाचन आयुक्त है इसमें बसंत प्रताप सिंह, ये वर्तमान निर्वाचन आयुक्त है मध्य प्रदेश के। ये बदलते रहते हैं, ठीक है, तो आपको याद रखना है, अपडेट करके आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला इसके कार्य क्या है? तो इनके कार्य है स्थानीय निकायों का चुनाव कराना। तो जो राज्य का निर्वाचन आयोग होता है यह राज्य के स्तर पर जो स्थानीय निकाय होते हैं उनका चुनाव कराता है। तो स्थानीय निकाय का अर्थ क्या हो जाता है? स्थानीय निकाय का अर्थ है यहाँ पर हमारी पंचायतें, पंचायतों में तीनों पंचायतें, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, इनका चुनाव कराता है। और नगरीय निकाय में, तो नगरीय निकायों में वैसे तो 8 नगरीय निकायों को इसमें शामिल किया गया, परंतु मुख्य रूप से हमारे भारत में 3 होते हैं। मुख्य रूप से 3 कौन कौन से? तो नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतें। ठीक है, ये 3 होते हैं। इनका चुनाव भी हमारे भारत का चुनाव आयोग कराता है, राज्य का निर्वाचन आयोग कराता है। इसके बाद फिर दूसरा इसमें आता है कि चुनाव की तिथि घोषित करना। तो जब स्थानीय निकायों का चुनाव होता है तो हमारा राज्य का चुनाव आयोग इनकी तिथि, इनकी डेट घोषित करता है कि किस तारीख को पंचायतों का चुनाव होगा, किस तारीख को नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत का चुनाव होगा। इसके बाद फिर अगला कार्य है इसका प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना। तो जितने भी स्थानीय निकाय के उम्मीदवार होते हैं, प्रत्याशी होते हैं,
इन्हें चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है। तो ये जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं इन्हें चुनाव चिन्ह भी हमारा यह राज्य का निर्वाचन आयोग ही प्रदान करता है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो पंचायतें होती हैं तो पंचायतों का चुनाव किसी भी पार्टी के चुनाव चिन्ह के आधार पर नहीं होता, लेकिन जो नगरीय निकाय होते हैं, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत होती है, इनका चुनाव पार्टी के चुनाव चिन्ह के आधार पर होता है। आ रहा समझ में? तो हम इसको पूरा विस्तृत रूप से बताएंगे जब स्थानीय स्वशासन का टॉपिक आएगा, तो उसमें पूरा विस्तृत वर्णन हम आपको पढ़ाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद फिर अगला आ जाता है चुनाव परिणाम घोषित करना। तो ये जो पंचायतें होती हैं, नगरीय निकाय के चुनाव होते हैं, तो इनका परिणाम घोषित भी हमारे राज्य के निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो एग्जाम में पूछा गया है, यूपीएससी में पूछा गया था और हमारी मध्य प्रदेश पीएससी में पूछा गया था कि जो स्थानीय निकाय होते हैं इनका चुनाव कौन कराता है। तो इनका चुनाव हमारे राज्य के निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है, न कि भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। ध्यान रखना, जो भारत का निर्वाचन आयोग होता है वह लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इनके चुनाव हमारे भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है। और जो स्थानीय निकाय होते हैं इनका चुनाव हमारे राज्य के चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जाता है, या राज्य का निर्वाचन आयोग ये स्थानीय निकायों का चुनाव संपन्न कराता है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे, तो हमारे भारत में कौन कौन निर्वाचन आयुक्त हुए हैं ये आपको ध्यान रखना है। तो इसकी एक लिस्ट हमने आपके लिए तैयार की है। तो देखिए इसमें प्रथम जो निर्वाचन आयुक्त थे उनका नाम था NV लोहानी, और ये कब से कब तक रहे थे, तो ये 15/2/1994 से 16/2/2000 तक ये निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य किए थे। इसके बाद फिर अगले निर्वाचन आयुक्त आते हैं गोपाल शरण शुक्ला। तो गोपाल शरण शुक्ला ये 16/2/2000 से 14/8/2006 तक ये निर्वाचन आयुक्त रहे हैं। इसके बाद फिर अगले आते हैं आदित्य विजय सिंह। आदित्य विजय सिंह ये 14/8/2006 से 10/12/2010 तक रहे थे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगले आते हैं अजीत रायजादा, ये 10/12/2010 से 30/9/2013 तक रहे थे। इसके बाद फिर अगले आते हैं R परशुराम। तो R परशुराम ये हमारे मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त कब से कब तक रहे हैं, तो ये 1/10/2019 से 31/12/2018 तक रहे थे। इसके बाद फिर अंतिम है बसंत प्रताप सिंह। तो बसंत प्रताप सिंह 1/1/2019 से लगातार मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं। हो सकता है कि भविष्य में ये बदल जाए, तो आपको अपडेट करके याद रखना है फ्रेंड, ठीक है, क्योंकि ये जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं ये बदलते रहते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में जो निर्वाचन आयोग होता है, तो इसके संबंध में जानकारी हमने आपको बताई है। एग्जाम में आपसे 3 नंबर में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और 5 नंबर में क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वैसे आपको आंसर देना है, ठीक है। इसके बाद फिर अगला इसमें देखिए कि हमारे मध्य प्रदेश और हमारे भारत में चुनाव के प्रकार कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो चुनाव के प्रकार कौन से होते हैं, तो इसके 3 प्रकार होते हैं फ्रेंड। तो चुनाव के 3 प्रकार कौन कौन से हो जाते हैं, तो पहला प्रकार देखिए इसमें आम चुनाव, दूसरा है मध्यावधि चुनाव और तीसरा होता है उपचुनाव, ठीक है। तो ये 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि चुनाव के प्रकार कितने होते हैं। अगर 3 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि चुनाव के प्रकार बताइए, तो आपको 3 नाम लिखना है बस, आम चुनाव, मध्यावधि चुनाव और उपचुनाव। और अगर 5 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है तो इनका वर्णन आपको करना होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें पहला आम चुनाव। तो आम चुनाव किसे कहते हैं, ये 3 नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है कि आम चुनाव का अर्थ लिखिए, ठीक है फ्रेंड। तो हमको MPPSC मेंस एग्जाम या फिर जो अन्य राज्यों की मुख्य परीक्षाएं होती हैं या फिर हमारी संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षाएं होती हैं, तो इसमें आपको ये नहीं समझना है या ये आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है कि यार ये तो हमें सब आता है, सब पढ़ लेंगे बाद में, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कोई सा भी अगर छोटा से छोटा चाहे सरल से सरल टॉपिक है उसको भी आपको विशेष रूप से याद रखना है, ठीक है। जो 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इसमें आपको सटीक आंसर लिखना होगा। यदि हम इसमें घुमा फिरा कर उत्तर लिखते हैं तो नंबर नहीं मिलते इसमें,
ठीक है। स्कूल और कॉलेज के एग्जाम से हटकर हमारी ये एग्जाम होती है। स्कूल कॉलेज में तो क्या होता है कि अपन इर्द गिर्द कुछ भी लिख देते हैं और पास हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है फ्रेंड। यहाँ पर जब तक हम अच्छे कंटेंट या जब तक हम इसमें सटीक उत्तर नहीं लिखेंगे तब तक हमें नंबर इसमें नहीं मिलता। ठीक है, तो आप सटीकता का विशेष ध्यान रखें, शब्द शुद्धि का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, और जो आपसे पूछा जा रहा है सिर्फ उसी का आप उत्तर दें, तो आपको अंक अच्छे प्राप्त होंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें आम चुनाव किसे कहते हैं। तो आम चुनाव का अर्थ होता है कि संसद व राज्य विधानसभाओं के लिए प्रत्येक 5 वर्ष की निर्धारित अवधि के पश्चात होने वाले जो चुनाव होते हैं उसे हम आम चुनाव कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर हमारे भारत में लोकसभा का चुनाव होता है और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव होते हैं, तो इन्हें हम आम चुनाव कहते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग लोकसभा के चुनाव को प्रधानमंत्री का चुनाव कह देते हैं भ्रमवश। ऐसे भ्रमवश जब विधानसभा का चुनाव होता है तो कुछ लोग इसे मुख्यमंत्री का चुनाव समझते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, चुनाव किसका होता है? लोकसभा का। चुनाव किसका होता है? विधानसभा का चुनाव होता है। ठीक है फ्रेंड, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता। प्रधानमंत्री और जो मुख्यमंत्री होते हैं इन्हें तो नियुक्त किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप इसको अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद देखिए दूसरा, मध्यावधि चुनाव। तो देखिए इसमें संसद तथा राज्य विधानसभाओं के भंग होने के परिणाम स्वरूप निर्धारित अवधि से पहले होने वाले चुनाव को मध्यावधि चुनाव कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो कई बार आपने देखा होगा कि कुछ राज्यों की विधानसभाएं भंग हो जाती है, लोकसभा भंग हो जाती है। तो लोकसभा और विधानसभा जब भंग होती है तो उसके परिणाम स्वरूप जो चुनाव होते हैं उसे कहा जाता है मध्यावधि चुनाव। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आता है उपचुनाव। उपचुनाव ये कब होते हैं? तो संसद तथा राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की जब मृत्यु हो जाती है या सदस्य त्याग पत्र दे देता है या उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, तो इसके कारण जब इनका पद रिक्त हो जाता है तो इनकी सीट को भरने के लिए जो चुनाव कराया जाता है उस चुनाव को हम उपचुनाव कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से ये चुनाव के 3 प्रकार होते हैं जो आपको याद रखना है और एग्जाम में आपसे इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे भारत के निर्वाचन आयोग और हमारे राज्य के निर्वाचन आयोग तथा चुनाव के प्रकार का टॉपिक समाप्त होता है फ्रेंड। तो अगले वीडियो हम जल्दी आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और देखते रहिए हमारे कल्याणी आईएएस एकेडमी के सभी वीडियोस, जो आपको एमपीपीएससी मेंस एग्जाम या फिर जो अन्य राज्यों की मुख्य परीक्षाएं होती है, अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों की मुख्य परीक्षा होती है, उसमें सफलता दिलाने में कल्याणी आईएएस एकेडमी के वीडियो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।